हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो गाइज़, आज ये तीसरी टेस्ट सीरीज़ आ गई है आपके लिए और उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा का पूरा देखिएगा और रिवीजन करते रहिए। जितने भी टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है सारा का सारा लेक्चर देखिए, रिवीजन करते रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आपको उम्मीद दिला रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो शोर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? शोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहाँ पर? महाबलीपुरम। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में ये क्या है? स्थित है। क्लियर। और इसको जो है ये जो आपका शोर मंदिर है ये द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। किसका है? द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। शोर मंदिर किसका है? द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। और किसके द्वारा ये बनवाया गया था? पल्लव शासक हैं। कौन? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा क्या किया गया था? जो पल्लव शासक हैं इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो ये किस साम्राज्य में था कंटक शोधन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था मौर्य साम्राज्य में। कहाँ पर था कंटक शोधन न्यायालय का प्रचलन? मौर्य साम्राज्य में था। यहाँ पे जो कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था। क्या था? कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहते थे और धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। और यहाँ का जो फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो क्या होता था? प्रदेष्टा कहलाता था। क्या कहलाता था? प्रदेष्टा। ये क्या होता था? कंटक शोधीय फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। अब जो हमारा वेद है उसमें 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये तीनों त्रैवेद के नाम से भी जानते हैं। त्रैवेद, तो ये पूछा जा सकता है कि त्रैवेद में कौन सा नहीं है? तो ये जो अथर्ववेद होता है ये त्रैवेद में नहीं, ये सबसे बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये त्रैवेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। तो यहाँ सबसे पुराना जो है उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का उपयोग करके बनाया गया है। नर्तकी की मूर्ति कांसा से, सोना से, पत्थर से। तो ये हटाइए, ये भी हटाइए बच्चा। टेराकोटा, कांसा, तो किससे बनाई गई है? ये नर्तकी मूर्ति जो है कांसा से बनाई गई है। कांसा मतलब ब्रॉन्ज से बनाई गई है। ब्रॉन्ज यानी कांसे से बनाई गई है। और यह मूर्ति जो नर्तकी की मिली है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ मिली है? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड कालीकट कहाँ पर है? केरल में। यहाँ आया था। तो कब आया था? 42 में, 98 में, 72 में, 1458 में। तो कब आया था? ये 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। अगर इसकी बात करें कौन सा उस समय डेट था, तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। और यहीं पहुंचकर ये भारत का नया जो समुद्री मार्ग होता है उसकी खोज करता है। और उस समय जो कालीकट के जो शासक थे, उस समय कालीकट के, कहाँ गया क्वेश्चन? ये है, कालीकट के जो शासक थे वो थे राजा जमोरिन। क्या थे? रामा जमोरिन। उन्होंने ही इनका स्वागत किया था। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी, तो प्लीज़ इसको कर दिया करिए। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने दी थी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा? तो दिए थे बी डी सावरकर ने दिया था। किसने दिया था? बी डी सावरकर ने। इनकी एक पुस्तक थी, क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी 1857 के विद्रोह को इन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और उन्होंने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी। किसने? बी डी सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की थी? 1909 में। मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं? लंदन में जा करके इनकी क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं। और इसी आरोप में, हत्या के आरोप में इन्हें क्या किया जाता है कि 17 अगस्त 1909 को लंदन के पेंटन विले जेल में फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि कौन लौटा देता है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये क्वेश्चन आया भी था, आई थिंक पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। हाँ, जहाँ तक है मुझे याद आ रहा है, शायद ये पूछा था क्वेश्चन। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, 1919 में, उसमें इन्होंने क्या किया था? अपनी जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931, यानी अगर डेट की बात करें तो 5 मार्च 1931 को क्या होता है कि लॉर्ड इरविन से ये जाते हैं, गांधी जी भेंट करते हैं और उन्हीं के साथ ये समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये जो समझौता होता है, इसी समझौते के तहत जो कांग्रेस होती है उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। इसी समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ता है और कांग्रेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि जो गोपालाचारी यहाँ दिया है सी ऑप्शन में, गोपालाचारी जो थे वो अंतिम और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम जो है गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर ये पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर ये पूछ ले कि जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालाचारी थे, अंतिम और प्रथम भारतीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? नेपाल की, म्यांमार की, ईरान की, बांग्लादेश की, किसकी नहीं लगती है? तो ईरान की सीमा जो है भारत के साथ नहीं है, क्योंकि भारत के साथ नेपाल यहीं, जैसे कि ये है, एक मिनट, ये है, तो यहीं पर नेपाल है। ठीक है, नेपाल है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर यहीं बांग्लादेश है, तो ये भी टच करती है पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे तो म्यांमार है, तो ये भी टच करती है। तो बस ईरान इधर है तो ईरान नहीं टच करता, बाकी ये तीनों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन कि नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी जो है ये भारत की चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 7,816 मीटर है, तो ये आपको ध्यान रखना। और नंदा देवी को यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था? 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 1988 में। कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। यहाँ पे खेतड़ी जो है तांबे की खान के लिए फेमस है। तो खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान राज्य का एक झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला, वहाँ पर ये खेतड़ी है, वहीं पर ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने के बराबर होने वाली है? तो 2 घंटे के अंतराल के लिए 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट लगता है। तो 2 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 60 120 मिनट। 2 घंटे बराबर 120 मिनट। और 120 अंतराल के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 डिग्री देशांतर की दूरी तय करनी पड़ेगी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद जो है आपका आएगा अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, एशिया फर्स्ट नंबर पर, अफ्रीका सेकेंड नंबर पर, थर्ड पर है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे है साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ पे है अंटार्कटिका, सिक्स्थ पर है आपका यूरोप एंड सेवन्थ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी मतलब वस्तु और क्या कहते हैं? सेवा कर। तो ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? अभी आज ही के करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। कहाँ पर है? मुंबई में है। पहले कोलकाता था, मुंबई में है, और ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया है? भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित जो है कौन?
कौन? उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। उदय कुमार किससे संबंधित है? आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है। आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित हैं उदय कुमार। तो भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है वो उदय कुमार ने क्या किया है? डिज़ाइन किया है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? नया प्रतीक चिन्ह क्या किया है? उदित हुआ है। उदित हुआ है यानी उदय ने उदित किया है। तो ये कहाँ से? गुवाहाटी से है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? 1950 में। 1952 में एनडीसी का गठन किया गया था। एनडीसी का मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को किया गया था। लेकिन योजना आयोग की बात करें तो ये 1950 को। कब? 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब यही योजना आयोग जो है ये इसकी जगह पर क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया। क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हो गया है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और ये उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर हैं। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है? 10 लाख तक का। कितने का? 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। और ये योजना जो हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015। कौन सा? 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। और इसमें 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। इसमें ये देखना है कि इस मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणी है। इस मुद्रा योजना के तहत क्या है? 3 श्रेणी है। 3 श्रेणी का मतलब है एक शिशु, एक है आपका किशोर और एक है तरुण। तो शिशु के तहत 50,000 का, किशोर के तहत अब का हो जाएगा 5 लाख तक का, और तरुण का है 10 लाख तक का। तो वही पूछा है कहाँ तक दिया जा सकता है? 10 लाख तक का दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर अगर पूछे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। तो 80 व 31 यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं 80 लोकसभा से और राज्यसभा से 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, या कब से? तो ये जो है राष्ट्रपति अपना जो पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण के दिन से ही क्या करता है? 5 वर्ष की अवधि तक। निर्वाचन नहीं, जब पद ग्रहण करेगा तभी की तिथि से 5 साल तक रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में? 52 में है। और 52 में है और 54 में इसका निर्वाचन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? भारत का कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 50 में है। और आर्टिकल 50 जो है ये 36 से 51 जो आर्टिकल है ये आता आपका है नीति निर्देशक तत्व में आता है। किस में आता है? 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उसका उल्लेख भैया बताइए आप किस में है? तो चलिए बता देते हैं। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या अवशिष्ट सूची में? तो जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं वो आपका कहलाता है समवर्ती सूची। कौन सा कहलाता है? समवर्ती सूची, ठीक है। लेकिन अगर संघ और राज्य कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें क्या हो जाए? अंतर विरोध आ जाता है। तो वहाँ पे जो संघ होगा, संघ का कानून ही क्या होगा? वही मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट अब इसे क्या करिए, चैनल को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए व्यूअर सब्सक्राइब करिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम जो हैं ये 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में। और इन दोनों, और इसमें जो है और इन बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 85। आर्टिकल 85 का क्लॉज 1 कहता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण है उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव कैसा बनेगा? वो सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। समतल सीधा, समतल जो होगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। चलिए ठीक है, सीधा बना दिया। सीधा के साथ ही ये कैसा बनेगा? आभासी भी बनेगा।
सीधा के साथ साथ क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। समतल, समतल है तो बराबर बनेगा वस्तु के, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है बताइए? तो जो मतलब निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसके दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यही अगर दूर दृष्टि की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस का। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए, दूर दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? तरल अवस्था में जो पाई जाती है वो होती है Hg। Hg का मतलब होता है पारा, पारा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? तो कौन सी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो है ये रिकेट्स रोग होता है। और इसमें डी मतलब जो विटामिन डी है वो हड्डियों को पोषण प्रदान करने वाला विटामिन होता है। इसमें अगर रिकेट्स रोग हो जाता है तो जो व्यक्ति की हड्डियां हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है, तो गुर्दे से संबंधित है वो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। तो मैथ्स का क्वेश्चन स्किप करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे 36। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? क्या हो जाएगा? परोक्ष, अपरोक्ष। परोक्ष का अपरोक्ष होता है, सुंदर तो होगा नहीं, प्रत्यय तो होगा नहीं, तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाना चाहिए? प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अनेक शब्दों के लिए शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है? जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि। तो आगे की सोचने वाला के लिए क्या होता है? अग्र सोची होता है। अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला, अग्र सोची, सोची, तो ये होता है। इस तरह बी ऑप्शन क्या है? गलत है। कमल शब्द का पर्यायवाची, कंदर्प, अनंग, इंदिवर, धनेश। क्या होगा कमल शब्द का पर्यायवाची? तो कमल जो इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची है, इंदिवर जो है कमल का पर्यायवाची है, जबकि कंदर्प है, अनंग है, ठीक है, धनेश है, ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास जो है ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनकी और भी रचना है जैसे प्रिप्रवास, कल्पलता, परिजात, ये सब हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना का मतलब क्या है? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या है? अधिक प्रिय होना। अब चलते हैं यहाँ पर, आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन पर? ये भी आपका रीजनिंग का, यहाँ आ जाते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें कोई ना कोई समानाप है, मतलब दिख रहा होगा। अब असमान बताना, जैसे खसरा हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, स्क्रिजोफ्रीनिया हो गया। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। जो मीजल्स है यानी खसरा है, रेबीज, पोलियो है, ये विषाणु जनित, ये तीनों क्या है? विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग हैं। लेकिन जो इसकी जो फ्रीनिया है ये मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है और ये सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पहले तो ये ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये इस बार कौन से नंबर का था? 8वें नंबर का था। और नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का क्या किया है? यहाँ पर नेतृत्व किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मैसूर में इन्होंने सामूहिक क्या किया है? योगाभ्यास किया है। और इस बार का जो थीम है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है थीम? मानवता के लिए योग। क्या है? मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। ध्यान रखना है कि 8वां है और मानवता के लिए योग। और कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? ये तो एकदम छाया हुआ था, न्यूज़ में था, तो बताइए कौन सा है? तो वो है कुरील द्वीप। कौन सा है? जापान और रशिया के बीच जो द्वीप है कुरील द्वीप, इसी को लेकर विवाद है। और रूस इस द्वीप को कुरील द्वीप के नाम से जानता है, जबकि जापान इसे नॉर्दर्न टेरिटरीज के नाम से संबोधित करता है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? अभी हाल ही में जो दक्षिण कोरिया जो है, ये क्या है? दक्षिण कोरिया नाटो
साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया। कौन बना है? दक्षिण कोरिया शामिल होने वाला। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 75, प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला हुई है उसमें अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? उसमें अंतिम पनडुब्बी का जो नाम है वो INS वाघशीर है। क्या नाम है? INS वाघशीर है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो किसको किया है? यहाँ पर M कृष्णन देवसहायम पिल्लई, क्या हो जाएगा? देवसहायम पिल्लई जो हैं इनको मरणोपरांत संत घोषित किया है। ईसाई धर्म अपनाने के बाद जो देवसहायम पिल्लई हैं इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? लेजारस रख लिया था। तो पोप फ्रांसिस ने क्या किया है? वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक समारोह हुआ जिसमें इन्हें क्या किया? मरणोपरांत संत घोषित किया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अभी क्या किया है? पदभार ग्रहण किया है। तो वो कौन है? वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। और भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और ये हाँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? प्रेसिडेंट कलर से किसको किया गया है? तो INS INS वलसुरा को INS वलसुरा को जो है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से क्या किया? राष्ट्रपति निशान से प्रदान किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो कौन है? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में किस राज्य में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये किया गया है। किसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? निधि छिब्बर को बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा ये कहाँ का है? असम राज्य का है। असम राज्य का गमोचा क्या है? एक सांस्कृतिक प्रतीक है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा के साथ जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? ये मध्य प्रदेश नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, ये सारे क्या करते हैं? अपना सीमा साझा करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो किस पर नहीं दिया जाता? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अभी मैंने करंट अफेयर्स के सीरीज में मैंने रसायन भी बताया, चिकित्सा भी बताया, सबके बारे में बताया, लेकिन गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, क्या नाम है? काला कौवा। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? काला कौवा नाम है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुजरात। कहाँ पर? गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। और सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो पा से परिवार और पा से 15 मई। अब 15 जून भी दे दिया तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन परिवार दिवस जो है हम 15 मई को मनाते हैं। परिवार दिवस कब मनाते हैं? 15 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताइए किसने लिखी है? ये लिखी है, किसने लिखी है? सलमान खुर्शीद की है। किसकी है? सलमान खुर्शीद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये आपका हीरो इंडियन सुपर लीग जो है ये किसने जीता है? हैदराबाद FC या केरला ब्लास्टर्स?
तो केरला ब्लास्टर को हरा करके किसने जीता? हैदराबाद एफसी ने जीता है। किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने जीता है। और किसको हरा कर? केरला ब्लास्टर को हरा करके। 31वां 31 नंबर का जो सरस्वती सम्मान है किसे दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। किसे दिया गया है? शरण कुमार, एक मिनट, सॉरी थोड़ी सा मिस्टेक हो गया। 31वां जो है ये रामदरश मिश्र को दिया गया है। 31वां जो है रामदरश मिश्र को दिया गया है। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, आके दर्शन कर लो, मैं तो यहाँ हूँ। सरस्वती जी के बारे में कहा जा रहा है, मैं तो यहीं हूँ, आके दर्शन कर लो, यानी रामदरश मिश्र। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और ये गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, यही उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इसको रिविज़न करते रहिए। थैंक यू सो मच।